हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम लेकर आए हैं सितंबर माह का सार संग्रह। प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है। ये सार संग्रह का मतलब है कि पूरे जो ऑल सब्जेक्ट होते हैं उसका वन लाइनर रूप में आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। जिस तरह से अभी पैटर्न चेंज कर रहा है आयोग, वन लाइनर के क्वेश्चन अधिकांश आर में पूछे भी गए थे। इसमें साथ में मैंने सितंबर माह का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी लिया है। क्लास बहुत कम समय में कंप्लीट भी हो जाएगी। और चलते हैं आज का सार संग्रह। देखते हैं पहला सब्जेक्ट क्या है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राचीन संस्कृत साहित्य में किस राज्य को प्राग ज्योतिष नाम से अभिहित किया जाता था? यानी कि किस राज्य को प्राग ज्योतिष नाम से जाना जाता था? एक बार थिकनेस इसका कम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, प्राचीन संस्कृत साहित्य में किस राज्य को प्राग ज्योतिष नाम से अभिहित किया जाता था? प्राग ज्योतिष नाम से किसे जाना जाता था? असम को। किसे जाना जाता था? असम को। याद रखिएगा, प्राग ज्योतिष के नाम से जाना जाता था असम को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बज्जी, कलिंग, गांधार और अवंती में से कौन आरंभिक बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपदों में शामिल नहीं था? कौन सा महाजनपदों में? बज्जी था, गांधार था, अवंती था, ये तो सभी को पता है, लेकिन कलिंग नहीं था। इसमें क्या नहीं था? कलिंग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मंजिम निकाय। मंजिम निकाय, जातक, खुद्दक निकाय और विनय पिटक में से धम्मपद किसका भाग है? ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और धम्मपद किसका भाग है? खुद्दक निकाय का। ठीक है, किसका? खुद्दक निकाय का भाग है। और ये विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब क्या है? बौद्ध धर्म के साहित्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ऋग्वेदीय देवताओं में से किसे मार्ग, पशुपालक और पथभ्रष्ट पशुओं का संरक्षक माना जाता था? किसे माना जाता था? पूषण को। ठीक है, किसे माना जाता था? पूषण को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, भारत में स्थित कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के रूप में प्रसिद्ध है? ठीक है, जैसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। व्हाइट पैगोडा किसे बोलते हैं? ये भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, व्हाइट पैगोडा किसे कहते हैं? ये भी कमेंट करके बताइए। वारामिहिर और पतंजलि किस शासक के दरबार में थे? वारामिहिर और पतंजलि किस शासक के दरबार में थे? राजा विक्रमादित्य और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। कौन से? वारामिहिर थे राजा विक्रमादित्य के दरबार में और पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में हल्के टेराकोटा मॉडल कहाँ खोजे गए हैं? ठीक है, टेराकोटा का मॉडल मिला है हड़प्पा काल में। कहाँ पे मिला है? हल्का मॉडल। ठीक है, तो मिट्टी से जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसे बोलते हैं टेराकोटा। ठीक है, उसे क्या बोलता है? टेराकोटा। ये कहाँ मिला हुआ है? बनावली। ठीक है, बनावली कहाँ पे है बताइए? बनावली कहाँ पे है बताइए? हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पाई मोहरों सील्स के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया गया था? ठीक है, किस सामग्री का उपयोग किया गया था? कौन सी सामग्री थी वो? सेल खड़ी। ठीक है, किसका उपयोग किया गया था? सेल खड़ी का इसमें उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्राचीन भारत में किस महाजनपद में समूह शासन? ठीक है, किस महाजनपद में समूह शासन था? किस जनपद में था? वज्जी महाजनपद में था। ठीक है, वज्जी महाजनपद में था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सांची स्तूप में पाई गई मूर्ति कलाओं, रिक्त सिंहासन, साल भंजिका, वृक्ष और चक्र में से कौन सी प्रत्यक्ष बौद्ध विचारों से प्रेरित नहीं है? कौन सा इसमें बौद्ध विचारों से प्रेरित नहीं है? वो है शाल भंजिका। ठीक है, क्या है? शाल भंजिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले सब्जेक्ट हमारा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता एंड आंदोलन, हिस्ट्री का है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता एंड आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 1857 के विद्रोह में छोटा नागपुर की कोल जनजाति के लोगों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, इसमें क्या था? मोनू लिखा था, ये गलत था, मोनू नहीं है, गोनू थे। ठीक है, गोनू है। इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण में यह है गोनू। ठीक है, गोनू द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह में छोटा नागपुर की कोल जनजाति का नेतृत्व किया था, लीडरशिप की गई थी गोनू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर की राजधानी क्या थी? ठीक है, कौन सी थी? त्रिवेंद्रम थी। क्या थी? त्रिवेंद्रम थी।
क्वेश्चन नंबर 13 है, औपनिवेशिक शासन के दौरान किस वर्ष कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में पहली बार आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? ठीक है, ये क्या है, ईयर बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अभी आर में देखा होगा आपने कि ईयर 5-6 क्वेश्चन थे जो ईयर पूछ लिए गए थे, किस वर्ष में हुए थे। तो ये कब हुई थी? 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, ठीक है, आधुनिक विश्वविद्यालय बनाए गए थे, इनकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत विचारण के बिना 2 वर्ष की अवधि तक निरुद्ध रखना अनुमत था? ठीक है, ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम के तहत विचारण के बिना विचार किए 2 वर्ष की अवधि तक किसी को बंद रख सकते थे? वो कौन सा था? रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919। इसे क्या बोलते थे? इसे ब्लैक कानून भी बोलते थे, काला कानून भी बोलते थे। ठीक है, और इसी के विद्रोह में आपने देखा होगा जलियांवाला कांड हुआ था। ठीक है, लोग इसी के विद्रोह में एक साथ एकत्र हुए थे और ये सैंडर्स के द्वारा गोलियां चला दी गई थी। और कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला कांड हुआ था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट था बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा जाता था, वो था रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भूदान आंदोलन के दौरान, ठीक है, भूदान आंदोलन के दौरान भूमि का पहला दान किस राज्य में किया गया था? ठीक है, भूदान आंदोलन का भूमि का पहला दान किस राज्य में किया गया था? बिहार से स्टार्ट किया गया था। और ये आपको पता होना चाहिए कि भूदान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन से थे? विनोबा भावे। ठीक है, कौन से थे? विनोबा भावे। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? किस स्टेट से हुआ था? बिहार से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1611 में, यानी कि 1611 में कहाँ अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? कहाँ पे किया था? ठीक है, ये कंपनी कब आई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 ईस्वी के करीब आई थी। ठीक है, और 1611 में इसने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। कहाँ पे किया था? मछलीपट्टनम में किया था। मछलीपट्टनम कहाँ पे है? कमेंट करके बताइए जल्दी से, कहाँ पे मछलीपट्टनम? ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिनियम में यूरोप के लोगों, उनके कर्मचारियों और भारत के नागरिकों के लिए कलकत्ता में न्याय का उच्चतम न्यायालय स्थापित किए जाने का उपबंध किया गया था? ठीक है, कब किया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, ठीक है, 1774 में किया गया था। उच्चतम न्यायालय का स्थापना की गई थी 1774 में की गई थी, और लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, पूछा क्या गया था? किस अधिनियम में यूरोप के लोगों, उनके कर्मचारियों और भारत के नागरिकों के लिए कलकत्ता में न्याय का उच्चतम न्यायालय स्थापित किए जाने का उपबंध किया था? ठीक है, न्याय की व्यवस्था करने के लिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। ठीक है, 1774 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1774 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, 1882 ईस्वी में किसने भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए एक संकल्प पुनः स्थापित किया था, जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को, जो जिसने स्थानीय स्वशासन स्टार्ट किया था, इनको पुनर्स्थापित किया था, उन्हें बोलते हैं, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 19 पे। 1 मिनट, इसको फिट द विजुअल कर देते हैं। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 19 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 1947 में विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के सीमांकन के लिए उत्तरदायी था? कौन सी कमेटी थी? सीमाओं का सीमांकन किया गया था, वो थी सर सिरिल रैडक्लिफ। ठीक है, रैडक्लिफ थी। ठीक है, 1947 में हुई थी और पाकिस्तान और भारत के बीच। ठीक है, कौन सी थी? रैडक्लिफ सीमा रेखा थी, और किसके द्वारा की गई थी? सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इटली की जो घोषणा हुई थी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन से? इटली, इनकी घोषणा की गई थी 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आ गया है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 है
ग्राम पंचायतों का संगठन करने को राज्य को निर्देश देता है आर्टिकल 40। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में पंचायतें गठित करने के लिए एक विस्तृत प्रणाली का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था? वो 73वां संविधान संशोधन कि 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 था वो। ठीक है, ये तो पता ही होगा, जिससे पंचायत का किया गया था, और 74 से म्यूनिसिपैलिटी का किया गया था, यानी कि नगर पालिका का किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? हाँ बच्चे, एक बात और बता दें कि पंचायत जरूर अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, डेप्थ में पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन अब डेप्थ में पूछे जाते हैं। सिर्फ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। ठीक है, और जीवी के मावलंकर की समिति का किससे है, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। अशोक राय मेहता समिति। ठीक है, आपको उसमें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार पंचायत को डेप्थ में पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। ठीक है, 250 हो सकती है, और कितने समय के लिए होती है? 6 साल के लिए होती है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके पदच्युत, यानी कि 2 वर्ष में प्रत्येक 1/3 सदस्य इसके पदच्युत होते रहते हैं, और उसका निर्वाचन भी होता रहता है। इसलिए ये क्या है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट है 24, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इसे भंग नहीं किया जा सकता? देखो अभी बताया मैंने, किसके अकॉर्डिंग भंग नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 83 क्लॉज 1। ठीक है, 83 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, डिसॉल्व नहीं कर सकते इसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में जीएसटी माल और सेवा कर का परिवर्तन किया गया था? ठीक है, कब किया गया था? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है, कब किया गया था? इसके माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति एचपीसी की सिफारिशों पर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, सीबीसी। ठीक है, सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर है 27, नीति आयोग में इसके शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग में इसके शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अच्छा ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के। सीधे सीधे पूछ लिए, शासी परिषद लगा दिया। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अभी उसके उपाध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइए नीति आयोग के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को शामिल किया गया। कब किया गया है? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। ठीक है, कब किया गया है? 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किया गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? ठीक है, शिक्षा के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन को मौलिक के अधिकार के रूप में जोड़ा गया। फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग इसे जोड़ा गया है। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल कितना है? 21 क्लॉज ए। ठीक है, 21A के अकॉर्डिंग। एंड क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, कार्य करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक नीति निदेशक तत्व है? कार्य करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक नीति निदेशक तत्व है? डीपीएसपी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो कौन सा है? कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। ठीक है, अनुच्छेद किसमें? डीपीएसपी के अकॉर्डिंग किसमें है? अनुच्छेद 41 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण एवं जैव विविधता। ठीक है, एनवायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, महान भारतीय सारंग
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास है, कहाँ पे है ये, इसका हैबिटेट कहाँ पाया जाता है, शुष्क पारिस्थितिक तंत्र, कहाँ पे, शुष्क पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट है 32, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा किस विकिरण को अवशोषित किया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अवरक्त विकिरण है, ठीक है, अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, अम्ल वर्षा के लिए वर्षा का जल पीएच किससे कम होना चाहिए, ठीक है, एसिड रेन की बात है, एसिड रेन के लिए वर्षा के जल का पीएच किससे कम होना चाहिए, 5.6, ठीक है, इससे कम होना चाहिए। नेक्स्ट है 34, नीलगिरी, नौकरेक और शेषाचलम, शेषचलम नहीं शेषाचलम है, ठीक है, नीलगिरी, नौकरेक, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर कोई पढ़ रहा होगा तो उसको करेक्ट कर ले, ठीक है, क्या है, शेषाचलम, ठीक है, शेषाचलम है। नीलगिरी, नौकरेक और शेषाचलम में से कौन भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, कौन सा है, नीलगिरी अभ्यारण्य है, नीलगिरी, ये भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, कौन कौन से राज्य हैं, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ठीक है, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे वर्ष 1997 में जापान में अपनाया गया, ठीक है, जापान में अपनाया गया था, किस वर्ष से लागू किया गया था, 2005 में, ठीक है, कब लागू किया गया था इसे, 2005 में लागू किया गया था। इसे अपनाया तो गया था 1997 में, लेकिन इसे लागू होने में काफ़ी समय लग गया था, ठीक है, लागू होने में इसको काफ़ी समय लग गया था और ये 2005 में ये लागू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पहले 35 हो गया, 36 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पवन दिवस, अच्छा डे आपको बहुत याद कर लेने, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं वो एक बार आपको रिवाइज कर लेने, क्योंकि उससे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है, 15 जून को, ठीक है, पवन दिवस, ठीक है, पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन है केंचुए की खोजी गई 2 नई प्रजातियां, ठीक है, केंचुए की खोजी गई, अर्थवॉर्म की बात है, केंचुए की खोजी गई 2 नई प्रजातियां कंचूरिया एसिस और कंचूरिया प्रियसंकारी किस राज्य में पाई गई हैं, त्रिपुरा में, ठीक है, केंचुए की नई प्रजाति खोजी गई हैं, आपसे ये नहीं पूछेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा प्रजाति कंचूरिया एसिस और कंचूरिया प्रियसंकारी क्या है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा, अगर आप इसमें पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि केंचुए की प्रजाति हैं और ये कहाँ खोजी गई हैं, किस स्टेट में, त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है किस प्रजाति की वह पारिस्थितिक स्थिति है जहाँ कोई प्रजाति किसी पारिभाषिक भौगोलिक स्थान के लिए अद्वितीय होती है, कौन सी प्रजाति है, स्थानिक प्रजाति, ठीक है, स्थानिक प्रजाति, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया GIM को भारत की नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC के तहत लॉन्च किया गया है, कब किया गया है, वर्ष 2014 में, ठीक है, किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 किस विषय के अंतर्गत मनाया जा रहा है, किस विषय, क्या थीम थी इसकी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, क्या थीम है इसकी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है और हमारा सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, चंबल, घग्गर, लूनी और यमुना, चंबल, घग्गर, लूनी और यमुना में से कौन सी नदी गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा को निर्दिष्ट करती है, ठीक है, गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा को निर्दिष्ट करती है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़ा चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी में, आप इसी चैनल पर विजिट कर सकते हैं, अभी 1 हफ्ते का समय लगा होगा करीब, आप इसमें देख लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चंबल, घग्गर, लूनी और यमुना में से कौन सी नदी गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा को निर्दिष्ट करती है, यमुना, ठीक है, आपने देखा होगा यमुना है, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, और ये इसकी सीमा बनाती है, ठीक है, आपने देखा होगा सीमा बनाती है इसके पश्चिमी सीमा, ठीक है, यमुना किसकी, गंगा की, ठीक है, तो कौन सी नदी हो गई, यमुना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओ माय गॉड, समी लुक,
टॉयलेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के कौन से राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? भारत के कौन से राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? कौन सा राज्य है जो नर्मदा बेसिन यानी कि नर्मदा वैली का हिस्सा है? वो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। कौन सा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। प्रमुख यामोत्तर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा वृत्त में से कौन सी रेखाएं बृहद वृत्त हैं? आपको बताना है। यामोत्तर रेखा में यानी कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड विषुवत रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड विषुवत रेखा मेडिटेरियन लाइन या इक्वेटर लाइन में से कौन सी रेखा सबसे बड़ी होगी, यानी कि कौन सबसे बड़ी विषुवत वृत्त होगा, ठीक है। तो वो कौन सा है? कौन सबसे बड़ा बृहद वृत्त होगा जो सर्कल बनाएगा? ऑब्वियस बात है, वो बीच में होगा, वही सबसे बड़ा बृहद वृत्त होगा, वो है विषुवत रेखा, ठीक है। जैसे बोलते हैं मेडिटेरियन लाइन, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा, ठीक है, इनके ये नाम हैं। तो कौन सी होगी? विषुवत रेखा होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रसरण बल और जल दाब के कारण बल किस प्रक्रिया में अनुप्रयुक्त बल है? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रसरण बल और जल दाब के कारण बल किस प्रक्रिया में अनुप्रयुक्त बल है? कौन सा है? यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत के समय किस अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण न्यूनतम होता है? सूर्य की किरणों का कोण न्यूनतम होता है वो आर्कटिक वृत्त पर, ठीक है। किस पर होता है? आर्कटिक वृत्त पर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, कहाँ कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवन समदाब रेखाओं के लंबवत बहती है? ठीक है, कहाँ कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवन समदाब रेखाओं के लंबवत बहती है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। कहाँ बहती है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। कहाँ पे कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवन समदाब रेखाओं के लंबवत बहती हैं? कहाँ पे शून्य हो जाता है? भूमध्य रेखा पे शून्य हो जाता है। और पवन क्या होती है? समदाब जो रेखाएं होती हैं उनके लंबवत चलना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47, यह तब होती है जब हिमांकु, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, 1 मिनट स्किप देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, यह तब होती है जब हिमांक बिंदु से नीचे के तापमान वाली वायु की एक परत जमीन की सतह के निकट एवं गर्म परत पर गिरती है, वो है सहिमवृष्टि, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो क्वेश्चन देते नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, ठीक है। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, सोलास, ठीक है, 16 या सोलास के रूप में ज्ञात भारत के शीतोष्ण कटिबंधीय वन किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? 16 जो वन पाए जाते हैं अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ठीक है। अन्नामलाई और नीलगिरी के पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, गुजरात स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र है, ठीक है। गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर, कोसंबा और महेसाणा, ठीक है। कौन कौन से? अंकलेश्वर गुजरात, कोसंबा है गुजरात और महसाणा भी है गुजरात में, ठीक है। ये क्या है? ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक है। ऑयल रिफाइनरीज हैं ये गुजरात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है। नेक्स्ट चलते हैं 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं और हमारा यहाँ से चेंज हो रहा है सब्जेक्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, भारत में गैर सरकारी संगठन जिसके माध्यम से जनता से धन जुटा सकते हैं, कौन सा है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार किसी भूमि को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे वर्षों से अधिक के लिए प्रति रखा जाता है, 5 वर्षों के अधिक के लिए, ठीक है। 5 वर्षों के अधिक के लिए अगर इसे प्रति छोड़ा जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाणिज्यिक फसल
NFSMCC में शामिल किया गया है कपास को, जूट को और गन्ना को। ठीक है, किसको किसको शामिल किया गया है NFSMCC में? कपास, जूट और गन्ना को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, इस इस्पात संयंत्र को रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह राउरकेला क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त करता है। कौन सा इस्पात संयंत्र है? बोकारो इस्पात संयंत्र है। इस्पात मतलब स्टील। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सी एजेंसी SAFE आवास विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास सुविधा पर रिपोर्ट जारी करती है? कौन सी एजेंसी है? नीति आयोग। कौन सी है? नीति आयोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 हो गया, 56 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करते समय आवासन को एक मद के रूप में किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? मूल सेवा के रूप में। ठीक है, मूल सेवा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, भारत में पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पे? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कहाँ पे? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है 58, मुद्रा मूल्यह्रास करेंसी डेप्रिसिएशन किस प्रकार से निर्मल निर्यात नेट एक्सपोर्ट की वृद्धि को प्रेरित कर सकता है? किसको कर सकता है? निर्यात लागत में कमी। ठीक है, क्या? निर्यात लागत में कमी। नेक्स्ट है 59, CPI हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य और ऊर्जा मदें घटाने पर प्राप्त की जाती हैं मूल मुद्रास्फीति से। ठीक है, मूल मुद्रास्फीति से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, भारत में फ्लैक्सी कामगारों फ्लैक्सी वर्कर्स को परिभाषित करता है शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले और अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी। ठीक है, 60 हो गया। 61 पर चलेंगे, 61 पर चलेंगे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। कौन सा सब्जेक्ट? सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। ठीक है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, मानव शरीर में किस तत्व की सांद्रता उच्च होती है? किसकी होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, किसकी होती है? ऑक्सीजन यानी O2। नेक्स्ट चलेंगे O2। क्वेश्चन नंबर 62 है, पादपों की किस श्रेणी में अनावृत बीजी जो अंडाशय भित्तियों द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं? अनावृत बीजी। इसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी। एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 63, कौन सा प्राणी समूह अपने पर्यावरण से प्रभावित हुए बिना अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकता है? ठीक है, कौन कर सकता है? स्तनधारी और पक्षी। स्तनधारी और पक्षी। ठीक है, जो पर्यावरण से प्रभावित हुए बिना अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं वो है स्तनधारी और पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट है 64, निचले वायुमंडल में शुष्क वायु के प्रमुख संघटक होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, N2 and O2। ठीक है, निचले वायुमंडल में शुष्क वायु के प्रमुख संघटक होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 65, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के। ठीक है, 746 वाट के। ठीक है, नेक्स्ट है 66, यदि किसी आदर्श गैस के एक निर्धारित द्रव्यमान का आयतन एक स्थिर तापमान पर आधा कर दिया जाए तो कंटेनर के भीतर का दाब होगा दुगना हो जाएगा वो फिर। ठीक है, क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट है 67, विसरण दर लेंस की क्षमता द्विध्रुव आघूर्ण और प्रकाश की तीव्रता में से डायोप्टर किसकी इकाई है? किसकी है? लेंस की क्षमता की। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, वनस्पति तेलों में सामान्यतः कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं दीर्घ असंतृप्त। ठीक है, कौन सी होती है? दीर्घ और असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। नेक्स्ट है 69, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से किस अम्ल का pH मान उच्चतम होता है? किसका होता है? एसिटिक अम्ल का। ठीक है, एसिटिक अम्ल का pH मान उच्चतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण होते हैं अमोनिया या सल्फेट। ठीक है, अमोनिया या सल्फेट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, ये CSET के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, CSET के लिए PCS में CSET जो क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये। और पैट के लिए तो बहुत ही है। ठीक है, पैट में तो एक ही सब्जेक्ट ही है पैट में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 6 सितंबर को है शायद पैट का एग्ज़ाम, आई थिंक। ठीक है, तो पैट के लिए बहुत ज़्यादा ही ये ज़रूरी है क्योंकि इसका ये सब्जेक्ट है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र।
नेक्स्ट है 71, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। यह उदाहरण किस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, समीप दूराभिमुख। ठीक है, समीप दूराभिमुख का सिद्धांत ये प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है 72, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, क्यों? विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए वो स्वयं से बात करने लगते हैं। ठीक है, कौन से? वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट है 73, सामाजिक संचार में चुनौतियां किससे स्पष्ट होती हैं? किससे होती? अधिगमात्मक विकलांगता में। अधिगमात्मक विकलांगता में। ठीक है, नेक्स्ट है 74, लेखन वैकल्य की विशेषता है लिखित कार्यों में चुनौती। ठीक है, नेक्स्ट है 75, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? क्या है? जानकारी को रटना। 75 हो गई। 76 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। एक मिनट बच्चे। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम और संयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। ठीक है, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए और संयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। नेक्स्ट है 77, पियाजे ने संज्ञात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। ठीक है, नेक्स्ट है 78, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता। ठीक है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए किससे बचना चाहिए? विकर्षण और शोर करने से। ठीक है, विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए, नॉइज पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 79, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि नैतिक विकास का क्रमिक चरणों में होता है। ठीक है, क्या दिया है? नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है लॉरेंस के अकॉर्डिंग, लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञात्मक विकास मील के पत्थर है, वस्तुस्थित और स्थगित अनुसरण। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गया है सब्जेक्ट संप्रेषण संचार, कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, और ये पीसीएस के फेवरेट हैं, यूपी पीसीएस। ठीक है, यूपी पीसीएस है। सीसेट में 15 क्वेश्चन करीब आते हैं संप्रेषण और संचार से। ठीक है, सीसेट में संप्रेषण और संचार से। क्वेश्चन नंबर 81 है, जब 2 व्यक्ति साथ में होते हैं तब उनमें से जो देह भाषा के संदर्भ में अधिक रिलैक्स व शांत दिखता है, ठीक है, का होता है क्या? अधिकार, सत्ता, अनुक्रम में उच्च स्तर। ठीक है, जब 2 व्यक्ति साथ में होंगे तो आपको देखिएगा एक थोड़ा रिलैक्स होगा और एक थोड़ा टेंस होगा। मतलब टेंस क्या होगा? थोड़ा, तो आप समझेंगे क्यों जो रिलैक्स है वो क्या है? उसका अधिकार है। ठीक है, वो उससे सत्ता में क्या है? ऊंचा है। ठीक है, या पद में उससे ऊंचा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, अंतर्वैयक्तिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होता है समस्या समाधान और भाषा शैली। ठीक है, संचार एंड कौशल, कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही है। अंतर्वैयक्तिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होता है समस्या समाधान और भाषा शैली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, हमारे और दूसरों के व्यवहार के विवरण की प्रक्रिया कहलाती है गुणारोपण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निर्णय लेने में कौन सा पूर्वाग्रह पहली बार? अच्छा, ये देखो इस तरह से क्वेश्चन आया भी है पीसीएस में 2-3 साल में लगातार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, पूर्वाग्रह से पहले। ठीक है, 84 क्वेश्चन नंबर 84 है, निर्णय लेने में कौन सा पूर्वाग्रह पहली बार प्राप्त जानकारी को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है? कौन? एंकरिंग पूर्वाग्रह। कौन सा है? एंकरिंग पूर्वाग्रह। ठीक है, अगर हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम अपनी पहले से मनोभावना बना लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम कोई भी समस्या सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व नहीं हो पाती। आपको पूर्वाग्रह को त्यागना होगा, तब जाके आपको समस्या सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, प्रक्रियात्मक स्मृति, कार्यकारी स्मृति और प्रतिध्वनि स्मृति में से किस प्रकार की स्मृति की अवधि सबसे कम होती है? कौन सी? कार्यकारी स्मृति। नेक्स्ट है मेमोरी की बात है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, कार्यात्मक स्थिरता, जड़ता एक प्रकार की होती है मानसिक विन्यास। क्वेश्चन नंबर 87 है, वार्तालाप, साक्षात्कार, इंटरव्यू, अध्ययन, अध्यापन और कार्यशील संचालन जैसे संचार के उदाहरण है अंतर्वैयक्तिक संचार। कौन सा संचार है? अंतर्वैयक्तिक। जब 2 लोगों में संचार होता है तो क्या बोलते हैं उसे? अंतर्वैयक्तिक संचार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, किसी समाचार प्रस्तुतकर्ता द्वारा 9 बजे की खबरों पर मौसम की रिपोर्ट देना कैसे संचार का उदाहरण है? मध्यस्थता संचार। मध्यस्थता संचार जी, मध्य में अगर हम मौसम की खबरें दिखा रहे हैं तो वो कौन सा संचार हो जाएगा? मध्यस्थता संचार।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, अंतरवैयक्तिक संचार का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, अंतरवैयक्तिक संचार का दूसरा नाम क्या होगा? डायडिक द्वितीय संचार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, समस्या समाधान की प्रक्रिया जहाँ समस्या का केवल एक ही उत्तर होता है उसे बोलते हैं अभिसारी चिंतन। कौन सा चिंतन होता है? अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट है 91, और यहाँ हमारा सब्जेक्ट चेंज होता है कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है। कंप्यूटर से क्वेश्चन अब क्योंकि आयोग ने पिछली बार भी जब RO का पेपर लीक हुआ था उसमें भी, और अभी जो RO का पेपर हुआ PCS का, सभी से कंप्यूटर में 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे हैं। ठीक है। और इजी क्वेश्चन जरूर आए हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल ही पूछते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, फायरवॉल एंड सॉफ्टवेयर उपकरण हैं जो सुरक्षा करते हैं सर्वर और नेटवर्क की। किसकी? सर्वर और नेटवर्क की। क्वेश्चन नंबर 92 है, स्प्रेडशीट, ऑटोकैड, MS पावर पॉइंट और लिंकर में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा नहीं है? लिंकर नहीं है। ठीक है। बाकी MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट भी, ऑटोकैड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, हैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, ट्रोजन हॉर्स और फायरवॉल में से कौन एक मैग्नीशियम सॉफ्टवेयर है? ठीक है। कौन सा मैग्नीशियम सॉफ्टवेयर है? ट्रोजन हॉर्स। ठीक है। कौन सा? ट्रोजन हॉर्स मैग्नीशियम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94 है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो और इमेजेस के इंटरएक्टिव कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो और इमेजेस के इंटरएक्टिव कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मल्टीमीडिया। क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा DVD का पूरा नाम क्या है? DVD का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। 95 तक होगा, 96 पे चलेंगे, बस फटाफट हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, कंप्यूटर आइकन मूलतः किस तकनीकी पर आधारित होते हैं? किस टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है 97, मॉडर्न स्विच, हब और CPU में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस नहीं है? CPU नहीं है। ठीक है। मॉडर्न स्विच, हब और CPU में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस नहीं है? CPU नहीं है। मॉडर्न है, स्विच, हब भी है। ठीक है। नेक्स्ट है 98, किस मेमोरी सेल को बाहरी सर्किटरी की आवश्यकता होती है? यानी कि सर्किट की आवश्यकता होती है, और डायनेमिक रैम को। ठीक है। नेक्स्ट है 99, मेमोरी ऑफ स्टोरेज में क्या मुख्य अंतर होता है? मेमोरी और स्टोरेज, आपसे पूछा जाए मेमोरी और स्टोरेज में क्या मुख्य अंतर होगा, तो आप बताएं। मेमोरी क्या होती है? स्थायी होती है। मेमोरी स्थायी होती है, परमानेंट होती है, और स्टोरेज अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है 100, क्वेश्चन नंबर 100 है, वॉर्म बूटिंग के लिए कौन से कमांड प्रयोग की जाती है? ठीक है। वॉर्म बूटिंग के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? Ctrl+Alt+D। ठीक है। Ctrl+Alt+D। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम आगे कुछ से कौन सा सब्जेक्ट है? ये एग्रीकल्चर। ठीक है। और PCS में से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्रीकल्चर से, कृषि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है 10 जुलाई को। ठीक है। मत्स्य किसान दिवस भी मनाया जाने लग गया भाई। प्रत्येक दिन में 365 दिन होते हैं ना साल में। 365 दिन में शायद डेज की संख्या ज़्यादा होगी अगर काउंट करेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। नेक्स्ट है 102, प्रतिवर्ष किस दिन विश्व कपास दिवस मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। ठीक है। विश्व कपास दिन। ठीक है। वर्ल्ड कॉटन डे किस दिन मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। 104 है, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान CIRC कहाँ अवस्थित है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। मवेशी संस्थान। ठीक है। मवेशी अनुसंधान संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? CIRC कहाँ पर अवस्थित है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, किस मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को त्वरित कृषि संबंधी सूचनाएं प्रदान की जाती है? एम किसान। ठीक है। ये मोबाइल ऐप है जिससे किसानों के कृषि संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए तुरंत ही सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। एम किसान
मोबाइल ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, इम्फाल मणिपुर में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 26 जनवरी 1993 यानी 26 जैन 1993 को की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 107, एक ही भूमि पर वर्ष दर वर्ष एक ही फसल उगाने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग। एक ही फसल जब उगाई जा रही है तो इसे मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है 108, मूंग, मक्का, आलू, गेहूं कैसी फसल पद्धति के उदाहरण है? कौन सी फसल है? रिले फसल पद्धति। रिले फसल पद्धति। नेक्स्ट है 109, जब पेड़ों या झाड़ियों के बीच खाली जगह में कृषि योग्य फसलें उगाई जाती है तो इस प्रकार की फसल को क्या कहते हैं? गली फसल। ठीक है, ये एली क्रॉपिंग कह रहे हैं, गली फसल यानी एली क्रॉपिंग। ठीक है। नेक्स्ट है 110, इसमें थर फसलों को खरपतवार दमनकारी फसलें भी कहा जाता है। ऐसी फसलों के प्रमुख उदाहरण है लोबिया, सरसों। ठीक है, लोबिया और सरसों हैं। ठीक है, जो खरपतवार दमनकारी फसलें होती हैं वो होती हैं लोबिया और सरसों। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आ गया है स्पोर्ट यानी खेल कूद से, और क्वेश्चन नंबर हमारा है 101। ठीक है, डिग पास किस खेल से संबंधित शब्दावली है? वॉलीबॉल। ठीक है, किससे है? वॉलीबॉल से है। 112 पे चलेंगे। कबड्डी खेल की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाएंगे। कबड्डी खेल की शुरुआत प्रथम किस देश में हुई थी? भारत में। समीर जरा गेट खोल के देखना, कोई कुछ कर रहा है, देखो जरा, गेट खोलो जरा। कबड्डी खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? लगा दो ना, नहीं इधर आओ तुम यार, गेट लगा। वो लड़का था, वो कुछ कर रहा था इसलिए कह रहे थे गेट खोलो। बोलना ही पड़ता है इसमें। कबड्डी खेल की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? भारत में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? भारत में हुई थी। ठीक है, कबड्डी खेल की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? भारत में। नेक्स्ट देखेंगे 113, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। ठीक है, किससे है? गोल्फ से। नेक्स्ट देखेंगे 114, इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। ठीक है, इंदिरा गांधी कप खेल किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित हो गए बच्चे? मुक्केबाजी से। नेक्स्ट है 115, बुकलेन खेल मैदान बेसबॉल किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कहाँ से है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है 116, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन। ठीक है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है 117, गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? पीटी ऊषा। ठीक है, पीटी ऊषा गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? पीटी ऊषा की। नेक्स्ट है 118, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ठीक है, हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है 119, थॉमस कप, उबेर कप, सुंदरीमन कप आदि किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। सभी से बैडमिंटन से संबंधित है। 120, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। ठीक है, कौन सा है? बेसबॉल। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 120 तक हो गए। विविध पे चलते, मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस विविध। 121 है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 122, भारत पोल पोर्टल का विकास किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 123, गजद्वार, अश्वद्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार, शार्दुल द्वार। शार्दुल किसको बोलते हैं? सिंह को बोलते हैं। सिंह का क्या है? ये सिनोनिम से पर्यायवाची है। और हंस द्वार किस स्थान पर एक भवन में स्थित है? आपको पता है नए संसद भवन है ना, न्यू पार्लियामेंट हाउस है ना नई दिल्ली में, उसमें बनाए गए हैं। गजद्वार है, अश्वद्वार है। गज का तो पता हाथी होता है, अश्वद्वार तो पता ही है, अश्व घोड़ा होता है। गरुड़ द्वार, ये भी गरुड़ का पता है। मकर द्वार और शार्दुल द्वार और हंस द्वार, ये सब हैं नए पार्लियामेंट जो बना है, न्यू पार्लियामेंट है नई दिल्ली में, ये बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, भारत की किस नृत्य शैली को यूनेस्को
ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है, वो है गरबा। ठीक है, गरबा कहाँ पे खेला जाता है? गरबा डांडिया, गरबा है गुजरात का। ठीक है, गरबा कहाँ पे है? गुजरात का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, किस मंत्रालय ने भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS को समर्पित एक विशेष पहल धारा को प्रारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, यह स्वदेशी रूप से विकसित की गई अत्यधिक ऊंचाई पर सड़क निर्माण की तकनीकी है, इसे बोलते हैं रेजू पेव। ठीक है, रेजू पेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, समुद्र में पानी के नीचे चलने वाला एक रोबोट जिसे प्रवाल भित्तियों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है, सीबॉट। ठीक, कौन सा है? सीबॉट है, एक रोबोट है जिसे प्रवाल भित्तियों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, भारत में किस नदी पर सलाल विद्युत परियोजना स्थित है? सलाल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। ठीक है, चिनाब रिवर पर ये स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, गिलगित, गोमल, दूंजा और जास्कर किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं कौन सी? गिलगित है, गोमल है, दूंजा है, जास्कर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, नई शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप पोषण भी पढ़ाई, ठीक है, पोषण भी पढ़ाई भी PBPB किस कार्यक्रम के अधीन प्रारंभ की गई? समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये स्टार्ट की गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सार संग्रह कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, सितंबर माह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के। ठीक है, प्रत्युत्तर दर्पण एडवांस में आती है कि अगस्त चल रहा है, लेकिन सितंबर माह का चल रहा है, आ चुकी है प्रत्युत्तर दर्पण। ठीक है, और प्रत्युत्तर दर्पण का ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है सितंबर माह का। ठीक है, आइए रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले है, सबसे फर्स्ट आप देखेंगे 19 जुलाई 2025 को संपन्न युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का विषय रखा गया था विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। क्या था? विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। एक मिनट बच्चे, क्या होगा? विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगाएंगे। वाराणसी उत्तर प्रदेश में संपन्न इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया था। इसका उद्घाटन, ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया था। और 19 जुलाई 2025 को संपन्न युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का विषय रखा गया था विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है। हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे शक्तिशाली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC प्रणालियों को अर्का और अरुणिका को चालू किया है? कहाँ पे किया है? पुणे और नोएडा में। कहाँ पे चालू किया है? पुणे और नोएडा में। ठीक है, IITM पुणे में अर्का प्रणाली की क्षमता, ठीक है, 11.77 पेटाफ्लॉप है और यही पहली बार देश के वैश्विक मौसम पूर्वानुमान मॉडल के क्षैतिज रिजोल्यूशन को मौजूदा 12 किलोमीटर से बढ़कर 6 किलोमीटर करने में मदद करेगी। ठीक है, नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान देखेंगे, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। और ये कहाँ पे किया गया है? पुणे और नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वरिष्ठ IPS अधिकारी सोनाली मिश्रा को पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? रेलवे सुरक्षा बल RPF का। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल RPF का किया गया है और ये आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, सेवानिवृत्ति वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF ने किस योजना की घोषणा की है? प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना। ठीक है, कौन सी है? प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नई फेलोशिप योजना के तहत चयनित प्रोफेशनों को 30 लाख वार्षिक फेलोशिप और 24 लाख अनुसंधान अनुदान, साथ ही 1 लाख अतिरिक्त व्यय मिलेगा। यह योजना SERB की पुरानी स्कीम की जगह पर लाई गई है। SERB अब ANRF के अधीन संचालित है। यह पहल विदेशी वैज्ञानिकों, प्रवासी भारतीयों, उद्योग जगत के पेशेवरों के लिए भी खुली है। पात्रता में देखेंगे तो PIR कार्यक्रम के अंदर श्रेणी A स्पोक संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों को संबद्धता अनिवार्य किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर
घटनाक्रम नेक्स्ट है 5th, नीति आयोग के उत्तर पूर्व SDG जिला सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला शीर्ष पर है? कौन सा जिला शीर्ष पर है? हनथियल मिजोरम जिला। ठीक है, नीति आयोग के उत्तर पूर्वी SDG। ठीक है, SDG गोल्स तो आपको पता होंगे कितने हैं, SDG गोल बताइए आप कितने हैं। ठीक है, SDG गोल्स के अकॉर्डिंग आपने देखा है कि SDG जिला सूचकांक 2023-24 कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? हनथियल जिला है। हनथियल क्यों, कौन सा है? हनथियल जिला कौन सा है? मिजोरम राज्य का हनथियल जिला है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका दिया रहा है, ये आप रीड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे करंट अफेयर कौन सा है? किस राज्य सरकार ने वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजाति जीनोम परियोजना शुरू की है? गुजरात ने। ठीक है, कौन सी, किसने शुरू की है? गुजरात ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये रीड आउट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है घटनाक्रम 7, खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 27-28 जून 2025 में कहाँ पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया? लद्दाख में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। लद्दाख ने लेह में अपना पहला खगोलीय पर्यटन महोत्सव संपन्न किया। इसका आयोजन पर्यटन विभाग ने भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के साथ साझेदारी में किया गया था। इस आयोजन में लद्दाख की तारों को निहारने और खगोलीय अन्वेषण की अद्वितीय क्षमता को प्रदर्शित किया गया, जो इसकी ऊंचाई, शुष्क मौसम और न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण के कारण विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आदर्श है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट घटनाक्रम देखेंगे। DRDO ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस लॉन्च किया है? कौन सा है? एम्स बीबी नगर। किसने? एम्स बीबी नगर ने किया है। ठीक है, 14 जुलाई 2025 को DRDO की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL और एम्स बीबी नगर ने भारत का पहला किफ़ायती स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस लॉन्च किया है। यह पैर है। ठीक है, यह पैर 125 किलो तक का भार सहन कर सकता है और इसकी कीमत 20,000 से भी कम करने की उम्मीद है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसकी उम्मीद है कि 20,000 से भी कम होने की इसकी उम्मीद है। ठीक है, और ये 125 किलोग्राम तक भार उठा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किसके सहयोग से किया है? DRDO और एम्स बीबी नगर के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हमारा। हाल ही में कहाँ गौर्षणीय प्रजाति की खोज की गई है? हाल ही में कहाँ पे गौर्षणीय प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम जतेंद्र शर्मा की माँ कुसुम देवी के सम्मान में गौर्षणीय कुसुमाएँ रखा गया है। कहाँ? असम में। ठीक है, कहाँ पे? असम में। असम के बक्सा जिले में गौर्षणीय कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, आप क्या ही समझ रहे होंगे इसमें। ठीक है, यह वृक्ष की प्रजाति की खोज की है जिसे स्थानीय भाषा में थाईकोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? थाईकोरा कहा जाता है। गौर्षणीय वंश का एक वृक्ष वरिष्ठ वनस्पति जतेंद्र शर्मा द्वारा खोजा गया था और उसका नाम उनकी दिवंगत माँ कुसुम देवी की स्मृति में रखा गया। ठीक है, कौन सी? उनकी माँ कुसुम देवी की स्मृति में रखा गया। यह अध्ययन बारके हुसैन BAR से इनके बारके हुसैन ए बबुइया के स्थान सहलेखिका और यह फैटिस रिपोर्टिज्म नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया। ठीक है, ठीक है, फैटिस रिपोर्टिज्म नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट देखें, हाल में किसी वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया है? वर्षा देशपांडे को। किसे मिला है? वर्षा देशपांडे को मिला है। ठीक है, महाराष्ट्र स्थित दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक वर्षा देशपांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी प्रदान किया गया। उन्होंने पिछले 35 वर्षों में लैंगिक से हिंसा, भेदभाव और महिला अधिकारों के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है। गौरतलब है कि यह इस प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान का 40वां संस्करण है। कौन सा है ये? 40वां संस्करण है। ठीक है, यहाँ पे हमारे नेशनल करंट पे कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इंटरनेशनल पे। इंटरनेशनल करंट पे, इंटरनेशनल घटनाक्रम पे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का फर्स्ट देखते हैं क्या है। प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व युवा कौशल दिवस 2025 का विषय क्या था? आई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। ठीक है, आई और डिजिटल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। युवाओं को रोजगार, अच्छे काम, उद्यमिता के लिए कौशल युक्त करने के महत्व को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2014 में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार लगभग 450 मिलियन युवा 10 में से 7 श्रम बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल की कमी के कारण आर्थिक रूप से विमुख है। ठीक है, ये इसका डेटा है। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर।
इंटरनेशनल सेकंड, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। किसने की है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब की है? 20 जुलाई को। ठीक है, 20 जुलाई को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। यह उस दिन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जब नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत मानव पहली बार चंद्रमा पर उतरा था। ठीक है, चंद्रमा पर गया था। अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन 20 जुलाई 1969 को 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर एक साथ उतरे थे, जिसे उन्होंने ट्रैंक्विलिटी बेस नाम दिया गया था। ट्रैंक्विलिटी बेस नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेशनल खबर क्या है। हाल ही में यूलिया स्विरिडेको को किस देश की प्रधानमंत्री बनाया गया? यूक्रेन की। ठीक है, किसकी बनाई गई? यूक्रेन की। हाल ही में यूलिया स्विरिडेको और ठीक है, हाल ही में यूलिया स्विरिडेको को किस देश की प्रधानमंत्री बनाया है? यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन। ये काफ़ी खबर में पूछ सकते हैं, सुमेलित में एक बार देख लीजिए। यूलिया मतलब यूक्रेन, या इसमें भी है या इसमें है। इस तरह से आपको कुछ लगा के या कुछ ट्रिक बना के याद करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा सिलेबस कोई रट नहीं सकता है। ठीक है, यूलिया स्विरिडेको और यूक्रेन को बनाया गया। नेक्स्ट है, फोर्थ है, ये एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। अमेजन क्षेत्र का पहला देश जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया है वो है सूरीनाम है। ठीक है, अमेजन क्षेत्र का पहला देश जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया है वो है सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम को किया है, इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। सूरीनाम अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया है। ठीक है, इस घोषणा के साथ कुल 46 देशों और एक क्षेत्र को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है, जिसमें अमेरिका क्षेत्र के 12 देश शामिल हैं। और WHO द्वारा तब किसी देश को मलेरिया मुक्त घोषित करता है जब वह लगातार 3 वर्षों तक मलेरिया के स्थानिक प्रसार को पूरी तरह समाप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है, कि 3 साल तक वहाँ पे मलेरिया से कोई भी पेशेंट नहीं आया, यानी कोई भी मलेरिया से ग्रसित नहीं हुआ है। सूरीनाम में प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का अंतिम मामला 2018 में, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का अंतिम मामला 2021 में दर्ज किया गया था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारत में अभी तक मलेरिया मुक्त घोषित नहीं किया है। ठीक है, भारत को अभी तक मलेरिया मुक्त घोषित नहीं किया गया। हालांकि वर्ष 2027 तक भारत में मलेरिया मुक्त होने और 2027 तक, याद रखें 2027 तक भारत ने मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य 2030 तक इससे पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, यानी कि मलेरिया अगर मुक्त है तो 2027 तक पूरी तरह से मलेरिया मुक्त होंगे और इसको पूरी तरह से समाप्त 2030 तक करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2030 तक पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेशनल घटनाक्रम में क्या है। 1 जुलाई 2025 को अमेरिका में संपन्न क्वाड देशों ने खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की है? कौन सी नई पहल है? क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव। क्या है? क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की पहल की शुरुआत की है। ठीक है, ये आप थोड़ा रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। 23 जुलाई 2025 के बीच संपन्न विंबलडन टेनिस 2025 का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? यानिक सिनर ने। किसने? यानिक सिनर ने और ईगा स्वियाटेक ने। ठीक है, यानिक सिनर ने और ईगा स्वियाटेक ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं घटनाक्रम क्या है। 7, किस देश ने अमेरिका को हराकर रिकॉर्ड 10वां गोल्ड कप खिताब जीता है? मैक्सिको ने। ठीक है, मैक्सिको ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट करंट है अफेयर हमारा होगा 8। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाले? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम स्टैट्यू का 125वां पक्षकार राष्ट्र बन गया है? वो है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन बहुत ज़्यादा लाइमलाइट है। ठीक है, हाल में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम स्टैट्यू का 125वां पक्षकार बन गया है? यूक्रेन। ठीक है, द हेग नीदरलैंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पहली स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो ऐसे व्यक्तियों की जांच और अभियोजन करता है जिन पर गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया गया हो। ठीक है, जैसे यह निम्नलिखित मामले जैसे कि नरसंहार, युद्ध अपराध, वॉर क्राइम्स होते हैं, एंड मानवता के विरुद्ध अपराध होता है,
और आक्रमण का अपराध होता है, ठीक है, क्राइम एग्रीगेशन, ठीक है, में अभियोजन चलता है। इसका स्थापना रोम संविधि के तहत हुई थी, ठीक है, रोम संविधि, रोम स्टैच्यू के तहत हुई थी, जिसे वर्ष 1998 में अपनाया गया था और वर्ष 2002 में लागू किया गया है। अब भारत अब तक रोम संविधि का पक्षकार देश नहीं है, ठीक है, याद रखना, भारत अब तक रोम संविधि का पक्षकार देश नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर है। हाल ही में फ्रांस ने किस अधिक स्वायत्तता देने के लिए, ठीक है, देखना है, हाल में फ्रांस ने किसे अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक समझौते की घोषणा की है, वह है न्यू कैलेडोनिया को। किसको दिया है? न्यू कैलेडोनिया को दिया है, ठीक है। फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया को अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक समझौते की घोषणा की है। इस समझौते के अनुसार न्यू कैलेडोनिया को ए स्टेट ऑफ न्यू कैलेडोनिया का दर्जा मिलेगा, ठीक है, जो फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर एक अर्ध स्वायत्त प्रशांत क्षेत्र होगा। इससे इस क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता मिलेगी, लेकिन पूर्ण स्वायत्तता नहीं मिलेगी, ठीक है। न्यू कैलेडोनिया प्रशांत महासागर में एक फ्रांसीसी ओवरसीज क्षेत्र है, ठीक है। 1853 में फ्रांस ने इस द्वीप को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है करंट अफेयर देखेंगे, करंट अफेयर नंबर 10, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा और यूनाइटेड किंगडम की फ्रेजर नेस ने किस परियोजना की शुरुआत की है, ठीक है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा और यूनाइटेड किंगडम की फ्रेजर नेस ने किस परियोजना की शुरुआत की, जिसे उद्देश्य हाइपरसोनिक तकनीकों का विकास करना है, जिसका उद्देश्य क्या है? हाइपरसोनिक तकनीकों का विकास करना है। कौन सी है वो? इनविक्टस, ठीक है। यह पूरी तरह से दोबारा उपयोग किए जाने वाले एक्सपेरिमेंटल एरोस्पेस यान है। यह मैक 5 ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक की गति से उड़ान भर सकता है और यह ऐसा कि जनरल सपोर्ट टेक्नोलॉजी GSTP और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एलिमेंट TAD द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना का उद्देश्य हाइड्रोजन ईंधन आधारित प्री कूल्ड एयर ब्रीदिंग प्रणोदन प्रणाली की उपयुक्तता सिद्ध करना है, जो पुनः उपयोग लाने वाले यानों में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ और हाइपरसोनिक उड़ान के लिए उपयुक्त हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पूरे करंट अफेयर यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, साथ में सार संग्रह जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल सब्जेक्ट के लिए, वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आपको अच्छी लगी तो भी, और अच्छी नहीं भी लगी तो भी आप कमेंट करके बताइए। और क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए, और क्या और पढ़ना चाहते हैं इस पर हमारी ज्योग्राफी, इसी चैनल पर इंडियन ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट किया, 4-5 उसके लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, ड्रेनेज पैटर्न एंड क्लाइमेट, ये सारा हम कंप्लीट करा चुके हैं। 2-3 लेक्चर और कराएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करके वर्ल्ड ज्योग्राफी में एंटर कर देंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर से पहले हमको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें, लगातार पढ़ते रहें, MCQ करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और रिवीजन, जितना आप रिवीजन करेंगे और MCQ करेंगे उतना आप प्री के नज़दीक जाएंगे, ठीक है, प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, कमेंट कीजिए, लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मजबूर हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।